हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई शानदार तरीके से चलेगी। दोस्तों, आप लोग का अपने सेहत का और अपने आप का, अपने आसपास के क्षेत्र का बहुत अच्छे से ख्याल कर रहे होंगे। तो आप लोग को जैसा लग रहा है कि यूपी में बहुत सारे चोर आ चुके हैं और वो काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा तंग कर चुके हैं। तो आप लोग अपने परिवार और अपने घर परिवार और अपने मोहल्ले का और अपने क्षेत्र का काफ़ी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और दोस्तों, पढ़ाई के साथ साथ में अपने घर की रखवाली, अपने परिवार की रखवाली, अपने गाय भैंस बच्चों की रखवाली, बीवी बच्चों की रखवाली सबकी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ये भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित होने वाला है और हम इससे संबंधित 3 वीडियो बनाएंगे। और ये पहला वीडियो रहेगा जो आपके एग्ज़ाम को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखने वाला है। दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि पहला वीडियो है और पहला वीडियो ये आपके एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रखने वाला है, ये हम आपसे चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों, इतना ध्यान रखिए कि ये जो वीडियो होने वाला है आपके एग्ज़ाम को बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही ख़ास रखने वाला है। ठीक है, इसका कारण ये है दोस्तों कि ये जो एग्ज़ाम होगा और ये जो आपके वीडियो होगी, है ना, तो इसमें हम लोग बात करेंगे भारतीय इतिहास और उनकी संस्कृति की। ये सारा ध्यान रखना, ये करंट से रिलेट करके है दोस्तों। ऐसा मत समझना मैं कोई एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इस चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये करंट से रिलेट करके मैं भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं उन सारी चीज़ों की बात करूँगा जो आए हुए बीते जो साल हैं, जो बीत गया 2024 और 25 जो बीता हुआ काल है, उसमें से जो हमारे देश में भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित जो घटनाएं घटी हैं, उन सब को इस वीडियो में हम रखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये वीडियो आप उन सब के लिए होने वाला है जो अभी तैयारी कर रहे हैं, ख़ास तौर से वो यूपीएससी का, कांस्टेबल का, आरआरबी का, टीजीटी पीजीटी का, या फिर बिहार टीचर का, डीएसएसबी का, किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं जिसके उनके सिलेबस में भारतीय इतिहास और संस्कृति से संबंधित प्रश्न आने वाले हैं। दोस्तों, उनके लिए इम्पोर्टेंट रखता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में भारतीय इतिहास और संस्कृति की। दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपसे बताने का बात करूँगा कि यहाँ जो स्मारकों की को संरक्षित करने की सूची से हटाने की बात हुई है। कुछ स्मारक हैं, स्मारक जो आपको पता है भारत के बहुत प्राचीनतम या प्राचीन समय से जो हमारे देश के धरोहर रहे हैं, है ना, उनमें कुछ स्मारक हैं, उनको क्या किया गया है कि संरक्षित सूची से हटाने का प्रयास किया गया है। दोस्तों, आपको ध्यान रखने की बात यह है कि जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, जिसको ASI कहा जाता है, ने 24 बाद स्मारकों में 18 स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का प्रयास किया है। 24 स्मारक थे दोस्तों, 24 स्मारक थे। उन 24 स्मारकों में से क्या किया गया है कि 18 को स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान रखना है दोस्तों, जिन स्मारकों को केंद्रीय संरक्षित सूची से हटाया जाना है उनमें से हरियाणा का मुंजेसर गांव में स्थित कोश मीनार है, मीनार नंबर 13, और सानी ज़िले में गनर बुरकीन का मकबरा है, वाराणसी में हेलिया नाला और बौद्ध संग्रहालय है। ठीक है, इन सब को क्या किया गया, हटाने का प्रयास किया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के बारे में अगर बात करें तो दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, आपको ध्यान रखना है। और ये बातें की गई है दोस्तों कि इसकी उत्पत्ति की अगर बात किया जाए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की उत्पत्ति की बात किया जाए तो इसकी स्थापना 1961 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। तो ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछता है भाई कि भारतीय पुरातत्व के सर्वेक्षण की स्थापना किसने किया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम किया था, है ना। और अगर मैं इन्हीं की बात करता हूँ तो कनिंघम ने जो भारतीय पुरातत्व का जनक भी माना जाता है। अगर पूछता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक कौन है, तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे माना गया है, कनिंघम को माना गया है, मतलब अलेक्जेंडर कनिंघम की बात किया गया है। और ये किस विभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। दूसरी सबसे खास बात यहाँ पर दोस्तों ये है कि ये धारा केंद्र सरकार को यह घोषित करने की अधिकार देता है। मतलब कि इसको क्या करता है कि जो के मतलब स्मारक हैं या जो संरक्षित सूची हैं, है ना, या फिर जो है जिनको संरक्षण की बातें की जाती हैं, है ना, अगर वो क्या कर सकते हैं कि केंद्र सरकार ही इसको घोषित कर सकती है किसको संरक्षित करना है और किसको संरक्षित नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अगर कानूनी स्थिति की, तो दोस्तों ध्यान रखना है इसकी कानूनी स्थिति की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज़ ये ध्यान रखना है
कि यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो भारत के संविधान है वो भारत के संविधान है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 49 DPSB जो है वो राज्य को देश भर में राष्ट्रीय महत्व वाले जो कलात्मक और ऐतिहासिक स्मारक हैं, स्थान है, वस्तु है का संरक्षण करने का निर्देश देता है। तो संविधान का जो आर्टिकल 49 है ना, और ये DPSB राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो DPSB क्या करता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, वो क्या करता है, संविधान को देश का जो कलात्मक और ऐतिहासिक और स्मारक वस्तु स्थान जो आते हैं उनको संरक्षित करने का अधिकार देता है। तो संविधान में इस बात को अच्छे से कोड कर रखा गया है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखना है कि हाँ किस अनुच्छेद के अंतर है ना जो है स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व को स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद 49 मतलब 49। ठीक है दोस्तों, इसी की हम लोग बात करते हैं। दूसरा हमारा करंट में क्या था, न्यूज़ में क्या था, काफ़ी ज़्यादा टारगेट में चल रहा था। दोस्तों ध्यान रखना है, दूसरा न्यूज़ हमारे पास था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, अगर नालंदा विश्वविद्यालय की बात की जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय हमारे चर्चा में रहा है। ठीक है, ऐसा चर्चा में क्यों रहा है मैं आपको बताता हूँ। चर्चा में होने का इसका रीज़न अलग था। ठीक है, कहते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने जो है राजगीर में एंट्री की, और राजगीर जो कि कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर है, बिहार में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है, बिहार में। कहाँ पर पड़ता है, राजगीर में पड़ता है। एक नए परिसर का उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य विषय क्या था, तो ध्यान आपको रखना है कि नालंदा में वेद 3 बौद्ध मठ हैं। ठीक है, बौद्ध क्या है, बौद्ध मठ है, जिसका घेरवाद, महायान और गजयान। और इसमें बात की गई दोस्तों की जो ललित कला है, चिकित्सा है, गणित है, खगोलीय विज्ञान है, राजनीति और युद्ध कला में है ना तिला दी जाती है। अगर मैं इसके और बात करता हूं तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने, ध्यान रखना है यहाँ पर किसको, आपको कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, कुमारगुप्त प्रथम ने निर्मित करवाया था। तो ध्यान रखना, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बनवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था। कब बनवाया था, तो 5वीं शताब्दी में बनवाया था, और 12वीं शताब्दी तक शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनता चला गया। यहाँ पर जो थेरवाद है ये पानी बापा में इसका अर्थ होता है बुजुर्गों का सिद्धांत होता है। महायान संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है बड़ा वाहन, और ब्रजयान ये बौद्ध धर्म का एक तांत्रिक पंथ होता है। अगर दोस्तों संरक्षक की बात करूँ, इसको किसने संरक्षण प्रदान किया था, तो इसे कन्नौज के राजा हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी में संरक्षण दिया था। पाल शासकों ने 8वीं और 12वीं शताब्दी में इसका संरक्षण दिया था। आदि कई सारे ऐसे रहे हैं जिन्होंने अलग अलग टाइम में अपना इसका अलग संरक्षण प्रदान किया था। दोस्तों अगर मैं इसी की बात करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज़ ये कही गई हैं कि ऐसा कहा जाता है कि अशोक सम्राट जो थे, ऐसा कहा जाता है जो अशोक सम्राट थे है ना, इन्होंने क्या किया था कि अशोक सम्राट ने क्या किया था, नालंदा में सारीपुत्र के चैत्य को चढ़ावा दिया था और वहाँ एक मंदिर भी बनवाया था। 1205 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के तुर्क सेनापति बख्तियार खिलजी ने इसे क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यहाँ पर आपको ये बातें थोड़ा सा समझने की प्रयास करना चाहिए कि जो बख्तियार खिलजी था इसने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय का नष्ट कर दिया गया था। ठीक है, इसके द्वारा नष्ट किया गया था। दोस्तों 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस विश्वविद्यालय की खोज की गई और इसका श्रेय सर फ्रांसिस बुकानन को दिया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की बात करूं तो नालंदा महाविहार 2016 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। ठीक है, तो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में नालंदा को 2016 में रखा गया। और अगर मैं बात की जाए कि इसको किसने नष्ट किया था, तो ध्यान रखना बख्तियार खिलजी ने, है ना। अशोक ने इसमें नालंदा में जो क्या कहते हैं सरीपुत्र को जो चढ़ावा चढ़ाया था, चैत्य को चढ़ावा चढ़ाया था, उसका भी उल्लेख मिलता है। और ये है कहाँ पे, तो आपको मैंने बताया कि ये बिहार में है। दोस्तों बिहार में क्या है, तो जैसा कि हमने बताया कि बिहार में आपको पड़ता है और बिहार में पड़ता है राजगीर में। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं दोस्तों, नालंदा से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स की। तो जैसे कि मैं पहले पॉइंट की बात करने चल रहा हूँ कि नालंदा से जुड़े में जैसे पाली भाषा, ये भाषा था दोस्तों, पाली भाषा में रचित बौद्ध साहित्यों के अनुसार महात्मा बुद्ध नालंदा की यात्रा की थी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि महात्मा बुद्ध ने भी नालंदा की यात्रा की थी। महात्मा बुद्ध के 2 प्रमुख शिष्य थे, एक शारिपुत्र और एक मोगल्लन, ये नालंदा में ही थे। जैन ग्रंथ के अनुसार महावीर वर्धमान ने नालंदा में 14 वर्ष की ऋतुएं बिताई थी। ठीक है, अगर मैं इसी की बात करता हूं दोस्तों, नालंदा के प्रमुख शिक्षकों की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रमुख शिक्षक भी लिए गए थे, जिसमें से आर्यभट्ट आते हैं। आर्यभट्ट के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो आर्यभट्ट जो थे ये प्रसिद्ध गणितज्ञ और शून्य के आविष्कारक माने जाते हैं। आर्यभट्ट ने नालंदा में ही अध्ययन और अध्यापन दोनों का काम किया था। ध्यान रखना है, शून्य के आविष्कार किसने किया था, आर्यभट्ट। गणितज्ञ भी माने जाते हैं। एक हमारे यहाँ पर आ जाते हैं नागार्जुन जी।
नागार्जुन आ जाते हैं। ये बौद्ध महायान शाखा के एक दार्शनिक थे, ठीक है। एक थे दिग्नाथ, है ना, ये तर्कशास्त्र दर्शन के संस्थापक माने जाते थे। धर्मपाल थे, एक ब्राह्मण विद्वान थे। एक अभय कुमार थे। अभय कुमार जैसा कि वो एक प्रसिद्ध तांत्रिक साधक थे जो एक 7 महाबोधि नालंदा और विक्रमशिला मठों के मदाठीस भी रह चुके हैं। एक थे नरोशा, ये तिब्बती परंपरा के तांत्रिक वंशावली से संबंधित थे। 1049 से 1057 के दौरान नालंदा में मठाधीश रहे थे, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, कुछ यात्री लोग भी आए थे। कुछ यात्रियों की मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों। तो नालंदा की यात्रा करने वाले कुछ विदेशी यात्री भी थे। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया के विद्वानों के साथ काफ़ी ज़्यादा खींचातानी रहा है। 7वीं शताब्दी में चीन विद्वान, है ना, इकिंग और जुआंगजिंग, जिसको हुएनसांग के नाम से जाना जाता है, वो क्या किया था, नालंदा विश्वविद्यालय में आ गया था, ठीक है। भाई नालंदा बहुत पुराना अपना स्थान रहा है जहाँ पर शिक्षा का केंद्र रहा है। आपको पता ही होना चाहिए कि विदेशों से, देश विदेश से लोग क्या करते थे, नालंदा में शिक्षा ग्रहण करने आते थे। हमारी जो शिक्षा व्यवस्था थी ये बहुत शानदार थी और हमारे यहाँ तर्क वितर्क पर काम किया जाता था। आध्यात्मिक दुनिया पे बात बहुत सारी रिसर्च होती थी। दूसरी चीज़ दोस्तों बात की जाए कि जो नालंदा में तब नाला कहा जाता था, नालंदा को तब नाला कहा जाता था। जुआन जांग ने योग में जो है सर्वोच्च पदाधिकारी कुलपति शैलभद्र के अधीन नालंदा में योग शास्त्र का अध्ययन किया था। तो ये जो जांग था, जांग ने योग में जो है यहाँ के जो शैलभद्र थे वो क्या थे, योग शास्त्र के बहुत अच्छे अध्यापक रहे थे, ठीक है। अगर मैं इसके साथ साथ में दोस्तों में और बात करूं कि अन्य शिक्षण जो है केंद्र कौन कौन से रहे हैं, तो अन्य शिक्षण केंद्र में एक आता हमारा तक्षशिला आता है दोस्तों। तक्षशिला वर्तमान में जो उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान में स्थित है और इसका खोज अलेक्जेंडर कंदमी ने किया था, 19वीं शताब्दी के मध्य किया था, ठीक है। 1980 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में इसको मान्यता दे दिया गया और यहाँ पर अध्ययन करने वाले विख्यात शिष्य भी रहे हैं, जिसमें से व्याकरण पढ़नी थे। पढ़नी जैसा कि अष्टाध्यायी के लेखक हैं, ध्यान रखना है। दो पढ़नी हैं, ये व्याकरणविद हैं, इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा था अष्टाध्यायी। चिकित्सक जीवक हैं इन्होंने और शासन कला के, है ना, कुशल प्रतिपादक रहे हैं। चाणक्य रहे हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र के लेखक माने जाते हैं। चाणक्य जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अर्थशास्त्र ध्यान रखना है, वो राजनीति से संबंधित है, ना कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विक्रमशिला। भाई बिहार के भागलपुर में स्थित है, ध्यान रखना है। जो विक्रमशिला जो शिक्षण केंद्र है ये भागलपुर के निकट स्थित है और इसकी स्थापना, अगर विक्रमशिला की स्थापना की बात करें तो ध्यान रखना है आपको, पाल वंश के एक राजा थे जिनका नाम था धर्मपाल। इन्होंने क्या किया था, इसका स्थापना करवाया था। अतीश दीपांकर ये तिब्बत के बौद्ध धर्म को पुनर्जीवित करने के लिए जाने जाते हैं और वसुबंधु विक्रमशिला में अध्यापन करने वाले एक प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं, ठीक है। वसुबंधु ध्यान रखना है, विक्रमशिला में ही अध्यापन करते हैं दोस्तों। अगला आ जाता है हमारे पास, अगला आ जाता है ओदंतपुरी, ठीक है। ओदंतपुरी ये भी कहाँ पर स्थित है, बिहार में स्थित है। भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय है ओदंतपुरी। ओदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासक गोपाल प्रथम ने करवाया था और तिब्बती विद्वानों ने यहाँ पर क्या किया था, अध्यापन किया था। ध्यान रखना है ओदंतपुरी जो है ये बिहार में स्थित है और भारत का दूसरा सबसे पुराना विश्वविद्यालय रहा है। ओदंतपुरी की स्थापना 8वीं शताब्दी में पाल शासकों द्वारा किया गया था और इसके संस्थापक थे गोपाल प्रथम थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। अगला अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो इनमें आ जाता है हमारा जो है नागार्जुनकोंडा, ठीक है। नागार्जुनकोंडा जो है कहाँ पर है, एमपी में, सॉरी आंध्र प्रदेश में है ना, एपी में है, आंध्र प्रदेश है ना। इसका नाम महायान बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के नाम पर रखा गया था। नागार्जुन जो थे ये बौद्ध दार्शनिक थे, महायान प्रथा के थे, महायान भाग के थे। नागार्जुन को शून्य सिद्धांत वाक का प्रतिपादक माना जाता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो शून्यवाद सिद्धांत का प्रतिपादक किसे माना गया, तो आपको पता होना चाहिए कि नागार्जुन को माना गया है। एक है रत्नगिरी दोस्तों, रत्नगिरी की मैं बात करता हूँ तो इसे बौद्ध केंद्र में द्वारा विशेष रूप से महायान और तंत्रयान, जिसको व्रजयान कहा जाता है, बौद्ध धर्म के केंद्रों में नालंदा विश्वविद्यालय के प्रतिस्पर्धी माना गया है, ठीक है। तो ये महायान और तंत्रयान यानी व्रजयान दोनों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन के तौर पर रखा गया था, प्रतिस्पर्धी माना जाता था नालंदा विश्वविद्यालय से। तीनों बौद्ध स्थलों में रत्नागिरी, ललितापुरी और ललितागिरी, उदयगिरी, ठीक है। रत्नागिरी 3 बौद्ध स्थल हैं, रत्नागिरी और ललितगिरी और उदयगिरी। ये ओडिशा में बौद्ध केंद्रों का डायमंड ट्रायंगल कहा जाता है। ध्यान रखना है, डायमंड ट्रायंगल किन्हें कहा गया है, तो दोस्तों डायमंड जो ट्रायंगल है वो रत्नागिरी, ललितगिरी और उदयगिरी को माना जाता है। कहाँ पे, ओडिशा में, ठीक है। अन्य भी कई सारे बौद्ध रहे हैं, शिक्षण केंद्र रहे हैं, जिनमें आ जाता है बल्लभी जो गुजरात माना जाता है और जगदल जो कि बांग्लादेश में माना जाता है, ठीक है।
तो ये था हमारे जो प्रशिक्षण केंद्र थे भारत में नालंदा से संबंधित, और उनसे रिलेट करके जो भी करंट में या जो उनसे संबंधित शिक्षण केंद्र थे भाई मैं उनकी भी चर्चा इसमें कर दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलें। ये क्या होगा कि आप कमेंट करके बताएंगे कि क्या मैं जो ये तैयारी आपका करवा रहा हूँ कि आपके लिए बेहतर है या नहीं है। दोस्तों भारतीय इतिहास में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास श्री जगन्नाथ मंदिर आता है। ठीक है, श्री जगन्नाथ मंदिर आता है, और ये जगन्नाथ मंदिर जो है ये आपको पता होना चाहिए पुरी के पवित्र भंडार में रखे कक्ष द्वार में 46 साल बाद फिर से खुल गया। तो ये चर्चा में आ गया। ठीक है, चर्चा में आने का मतलब क्या हो गया। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि श्री जगन्नाथ मंदिर वाइट पंगोड़ा कहा जाता है इसको। ये पुरी के ओडिशा में स्थित है। अगर यहाँ बात किया जाए दोस्तों तो इसकी कुछ अपनी अलग विशेषता रही हैं। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को अर्थात विष्णु जी को समर्पित है। ठीक है, और भगवान विष्णु के अवतार से संबंधित होती है। कहते हैं बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई भगवान बलभद्र पवित्र त्रिदेव को समर्पित करते हैं। रख भंडार पवित्र त्रिदेवों में के रख भी मौजूद हैं, रख भी मौजूद है। और इस मंदिर का निर्माण दोस्तों करवाया गया था 12वीं शताब्दी में पूर्व गंगवंश के शासक थे, उन्होंने करवाया था। और इस शासक का जो अंतर्वन चोंडगंग देव ने करवाया था। ठीक है, अगर मैं बात करूँ श्री जगन्नाथ मंदिर की स्थापना शैली के बारे में तो दोस्तों इसकी स्थापत शैली की मैं बात करता हूँ तो स्थापत शैली, यह मंदिर स्थापन में कलिंग शैली से निर्मित हुई है। ठीक है, जो श्री जगन्नाथ मंदिर है ये कलिंग शैली में बनाया गया है। कलिंग शैली को नागर शैली की एक उपशैली के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ये शैली बनाने का तरीका होता है। यहाँ पर आपको श्री जगन्नाथ मंदिर की स्ट्रक्चर दिखाया गया है दोस्तों। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, ये शीर्ष हो गया है ना, ये जो जगमोहन हो गया है ना, ये उसका सिरा होता है। ठीक है, ये घंटा होता है, उसके बाद पीड़ा होता है, यहाँ पर टाइफन होता है, अमला होता है, भूमि होती है ना, अमलक होता है, और कलश होता है, और ये जांग होता है। उसके बाद ये इसका क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, बेस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर तैयार करी जाती है। कहते हैं कि इस मंदिर के 4 भाग रहे हैं दोस्तों। इस मंदिर के 4 भाग रहने का मतलब ये हो जाता है कि एक होता है विमान जिसको कहते हैं देउल गर्भगृह होती है। मंदिर का विमान नागर शैली में निर्मित रेखा देउल से बनाया गया है। विमान को सिर के नाम से भी जाना जाता है, एक वक्राकार मीनार के समान मानी जाती है। जगमोहन इसका पिंडा देउल के रूप में जाना था, ये इसका शिखर पिरामिड नुमा होता है। और नट मंडप दर्शकों के लिए नृत्य कक्ष होता है। भोग मंडप या विशिष्ट अनुष्ठानों के लिए और प्रसाद अर्पण सभा कक्ष माना जाता है। रत्न भंडार के अगर बारे में बात करता हूँ दोस्तों तो रत्न भंडार की अगर मैं चर्चा करता हूँ तो रत्न भंडार मंदिर के जगमोहन के उत्तरी छोर में स्थित है। जगमोहन मंदिर की सभा कक्ष होता है। इसके 2 भाग होते हैं, पहला बाह्य भंडार जिसको बाहरी कक्षा कहते हैं, दूसरा भीतरी कक्षा जिसको आंतरिक कक्षा कहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के 56 भोग प्रसाद में से एक मागाजी लड्डू की भौगोलिक संकेत जीआई टैग भी मिला है। तो ध्यान रखना है मागाजी लड्डू कहाँ है तो श्री जगन्नाथ मंदिर मिलता है, भोग प्रसाद के रूप में जाना जाता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है। और मागाजी लड्डू ओडिशा के बैकनाल जिले में प्रसिद्ध एक पारंपरिक मिठाई है। ठीक है, तो मैं आपकी इसमें सारे क्या करता हूँ मैं दोस्तों, मैं आपका सारा कवर करते चल रहा हूँ। उस मंदिर के बारे में कहाँ स्थित है, किसने बनवाया था, वहाँ की विशेषता क्या है, उस मंदिर की खासियत क्या रही है, इतिहास में उसको किस नाम से जाना जाता है, मैं उसको सारी चीज़ों को कवर करता चल रहा हूँ। ठीक है, अगला आता है हमारे पास यहाँ पर विरूपाक्ष मंदिर आता है। विरूपाक्ष मंदिर दोस्तों या कहते हैं कि भगवान विरूपाक्ष है ना, पंपापति को समर्पित करता है। विरूपाक्ष शिव का एक रूप होते हैं। ठीक है, इनकी पत्नी स्थानीय देवी पंपा है। देवी पंपा को माता पार्वती का अवतार माना जाता है। यह मंदिर हम्पी कर्नाटक में स्थित है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि ये मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये आपको समझने की जरूरत है कि मंदिर जो है कर्नाटक में स्थित है, और कर्नाटक में स्थित होने की वजह से ये जो है चर्चा में बन गई थी। ठीक है, ये चर्चा में बनी हुई थी। तो ये कहाँ पर है, कर्नाटक में। ठीक है, ये कर्नाटक में ऐसे दोस्तों। ठीक है, और कर्नाटक में स्थित होने की वजह से ये आपकी चर्चा में बनी रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने की बातें हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कहाँ पर स्थित है ये, कर्नाटक में। ठीक है, कहते हैं हम्पी विजयनगर साम्राज्य की 14वीं 15वीं शताब्दी की राजधानी रही है। तो विजयनगर साम्राज्य अगर आप नहीं पढ़े तो विजयनगर सम्राट के बारे में आप विजयनगर के बारे में आपको पढ़े ना। इस विजयनगर साम्राज्य जो था ये राजा कृष्णदेव राय ने अपना किया था। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में चर्चा कर देंगे बाद में। कहते हैं ये मंदिर हम्पी स्मारकों का एक समूह का हिस्सा है और इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो विरूपाक्ष मंदिर जो है उसको भी रखा गया है, हम्पी भी उसको भी। कहते हैं यह मंदिर स्थापित की द्रविड़ शैली में बनाया गया। द्रविड़ शैली की एक विशेषताएँ रही हैं, भव्य गोपुरम और विमान, जटिल नक्काशी और स्तंभयुक्त सभा कक्ष होते हैं। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण कार्य सदियों से चला रहा है। अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे पहला मंदिर 740 ईस्वी में चालुक्य रानी लोक महादेवी ने बनवाया था और इन्होंने दक्षिण के राजा पर अपनी पति की विजय की स्मृति में मंदिर का निर्माण करवाया था।
पल्लव, चालुक्य, होयसल, चोल और राजवंशों ने मंदिर के विस्तार में अलंकरण और अपना योगदान दिया। तो ध्यान रखना है यहाँ पर कि इसके अलंकरण में या इसके निर्माण में किन किन राजाओं का हाथ रहा है। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए, पल्लव और उसके साथ साथ में होयसल, ठीक है, और होयसल और चोल राजवंश मंदिर में बहुत सा था। हालांकि ये सर्वाधिक विस्तार विजयनगर साम्राज्य के शासन में, जब विजयनगर राज्य था तो आपको पता है विजयनगर साम्राज्य अपने समय पर एक बहुत ज़्यादा विकसित और बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध साम्राज्य रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारे पास दोस्तों आ जाता है, अगला पॉइंट हमारे पास आता है गांधी सरोवर। ठीक है, गांधी सरोवर आ जाता है दोस्तों, और गांधी सरोवर की मैं बात करता हूँ, उसके साथ साथ में यहाँ पर केदारनाथ मंदिर की भी बात कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पास स्थित गांधी सरोवर में भारी हिमस्खलन की चपेट में आ गया और गांधी सरोवर के चोराबाड़ी ताल नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखना है गांधी सरोवर के बारे में दोस्तों। तो इसका मूल नाम अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, इसका मूल नाम कांति सरोवर है और यह झील चोराबाड़ी बाकम ग्लेशियर से उत्पन्न हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस झील के पास भगवान शिव ने सप्तऋषि योग को ज्ञान दिया था। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाता है केदारनाथ के बारे में। तो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 12 ज्योतिर्लिंग पवित्र उपासना का स्थल माना जाता है। यह उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा में शामिल 4 पवित्र स्थलों में से एक है। अनपवित्र स्थल की बात करें तो यमुनोत्री, गंगोत्री और बद्रीनाथ माना जाता है। ठीक है, तो एक हो गया केदारनाथ, एक हो गया यमुनोत्री, हो गया गंगोत्री, हो गया और साथ में बद्रीनाथ हो गया। यहाँ भारत में स्थित जो ज्योतिर्लिंग है इनकी भी चर्चा की। यहाँ महाकालेश्वर की बात किया गया है, ये उज्जैन में है, उज्जैन के मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ पर ओंकारेश्वर खड़वा मध्य प्रदेश में पड़ता है। नागेश्वर दारुकावान गुजरात में पड़ता है। सोमनाथ सौराष्ट्र गुजरात में पड़ता है। त्र्यंबकेश्वर नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। भीमाशंकर पुणे महाराष्ट्र में पड़ता है। और रामेश्वरम तमिलनाडु में पड़ता है। मल्लिकार्जुनम श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में पड़ता है ना। और ग्रीष्मोडम औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। काशी विश्वनाथ वाराणसी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वैद्यनाथ देवघर में पड़ता है। और केदारनाथ उत्तराखंड में पड़ता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो है हमारे 12 ज्योतिर्लिंग आपके डिस्प्ले पे दिखाया गया, आप इसको पॉज कर देख भी सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों आ जाता है संगमेश्वर। ठीक है, ये संगमेश्वर मंदिर है। इसका ये क्यों चर्चा में रहा है तो दोस्तों कृष्णा नदी में बाढ़ के कारण संगमेश्वर मंदिर जलमग्न हो गया। ये मंदिर है आपको जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, काफ़ी ज़्यादा पानी वानी दोस्तों भर जाता है तो ये मंदिर काफ़ी ज़्यादा पानी से डूब जाता है। यह मंदिर नागरशिला में बनाई गई थी और भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और उसके साथ साथ में इसका निर्माण चालुक्य शासक कृष्ण और भावनी नदी के साथ साथ हुआ। कृष्ण नदी और भावनाशी नदी के पास। कहते हैं इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, वाड़ी, तुंगभद्रा है ना, भीमरथी और माला पहाड़ी के संगम स्थल माना जाता है। इसका नाम संगमेश्वर इसी वजह से पड़ा है। दोस्तों भारत में अन्य संगमेश्वर मंदिर भी हैं, ठीक है, जिनमें पहला आता है तेलंगाना का स्थित श्री केतकी संगमेश्वर स्वामी मंदिर। दूसरा तमिलनाडु में स्थित भवानी संगमेश्वर मंदिर। तीसरा है कर्नाटक का संगमेश्वर मंदिर। यह मंदिर पट्टकल में स्थित है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध ये सारे समूह माने जाते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों हमारे पास आ जाता है ना, अलगर मंदिर जो कि तमिलनाडु में है। अलगर मंदिर की बात करें तो आपको यहाँ पर इस क्षेत्र में दिखाया गया दोस्तों, बहुत शानदार मंदिर है। कहते हैं कि यह मंदिर तमिलनाडु के मदुरै के अलगर पहाड़ियों के तलहटी में अवस्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। 108 अधिष्ठानों देव विदेशों में से एक माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा है ना कल्लारालगर के नाम से की जाती है। मंदिर में 6 गलियारे हैं जो किले के प्रचीरों से घिरे हुए हैं। मंदिर का उल्लेखनीय तमिल महाकाव्य शिल्पादिकरम और है ना बलवार संतों में भजनों में मिलता है। मंडप के स्तंभ को नायक कला शैली में अलंकृत किया गया है। तो ये बहुत ही शानदार लगता है दोस्तों। अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप इसका जो है दर्शन करने जरूर जाएं। ये भारतीय संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषताएं रही हैं। केसरिया स्तूप दोस्तों आ जाता है। केसरिया स्तूप की अगर मैं बात करता हूँ तो केसरिया स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप माना गया है केसरिया स्तूप को, जैसा कि आपको यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है। दोस्तों केसरिया स्तूप के बारे में बात करूँ तो ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है। ठीक है, ये पूर्वी चंपारण जिले में स्थित है और पूर्वी चंपारण जिले में स्थित होने की वजह से कहते हैं इसकी रचना जो आकृति गोलाकार है, इसे ईंट, मिट्टी, चूने के से बनाया गया है। इसकी ऊंचाई 104 फीट है। इस तरह यह जावा के इंडोनेशिया में स्थित जो विश्व धरोहर स्मारक बोरोबुदुर स्तूप है उससे भी ऊंचा बनाया गया है। भारत की यात्रा करने वाले चीनी यात्री फयान जो कि 5वीं शताब्दी में और ह्वेनसांग जो 7वीं शताब्दी में आए थे, इस स्तूप का उल्लेख मिलता है और ऐसा माना जाता है कि इस स्तूप का निर्माण के स्थान पर याद किया जाता है।
कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना 22वां उपदेश यहीं पर दिया था और इस जगह पर उन्होंने अपनी मृत्यु महापरिनिर्वाण की भविष्यवाणी की थी। जब बुद्ध केसरिया की यात्रा करने पर आए थे तो उन्होंने घोषणा किया था कि पूर्व जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे और इस घोषणा का अंकन केसरिया स्तूप में किया गया था। इसी दौरान बुद्ध के लिच्छवियों को भिक्षा पात्र दे करके उन्होंने वैशाली वापस लौटने को कहा था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान रखना दोस्तों। ये बहुत ही आपके लिए जानने के वाली विषय है, ये समझने की ज़रूरत है। ध्यान रखना केसरिया स्तूप कहाँ पर स्थित है दोस्तों, केसरिया स्तूप को पता होना चाहिए कि ये चंपारण था बिहार में स्थित है। ठीक है, बिहार में स्थित है और ये विश्व का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप माना गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आ जाता है हमारा शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं दोस्तों। अगर शास्त्रीय भाषा की मैं बात करता हूँ, शास्त्रीय भाषा तो इसको क्लासिकल लैंग्वेज कहते हैं, है ना। इसका अपना अलग ही महत्व रहा है दोस्तों। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मराठी, पाली और प्राकृत बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, असमिया, अगम्य बंगाली, पश्चिम बंगाल भाषाओं को शास्त्रीय भाषा देने की दर्जा का मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने पहली बार 2004 में भाषाओं की एक नई श्रेणी जिसको शास्त्रीय भाषा की शुरुआत किया था। इससे पहले 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका है, जिसमें तमिल आता 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु, कन्नड़ और 2008 में, मलयालम 2013 में, उड़िया 2024 में। कहते हैं सभी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं रखी गई हैं। असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। भारत सरकार ने 22 आधिकारिक भाषाओं में से 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में सूचित किया है दोस्तों। अब अगर हम लोग बात करते हैं कठपुतली की, तो आप कठपुतली, भारतीय कठपुतली देखे होंगे। हो सकता है कि शायद अभी आप इसका जो है प्रचार प्रसार ना देखते हो या इनकी कला ना देखते हो, परंतु ये अपने समय में एक बहुत प्रसिद्ध कला होती थी। धागा पुतली जो है पुतली होती है, धागा पुतली कठपुतली में अंग होते हैं और उन्हें अयुक्त वंगत धागों से द्वारा संचालित किया जाता है। ये लचीलापन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें पुतली का सबसे मुखर रूप कहा जाता है। अगर धागा पुतलियाँ राजस्थान, ओडिशा, कर्नाटक और तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। कठपुतली राजस्थान का है, मोयमोट्टा कर्नाटक का है, मोम्मलट्टम यह 6 और धागा पुतली का मिश्रण होता है, तमिलनाडु में प्रसिद्ध है। और कुलदेई जो कठपुतली है ये ओडिशा में प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना है, कठपुतली राजस्थान का एक शास्त्रीय नृत्य रहा है दोस्तों। एक होता है छाया पुतली। तो छाया पुतलियाँ चपटी होती हैं, अधिकांश चमड़े से निर्मित होती हैं। ये पारभासी बनाने के लिए संशोधित की जाती हैं। छाया पुतलियाँ क्षेत्र जैसे कि जोहिता केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में प्रसिद्ध हैं, है ना। रावणच्चा ओडिशा में है, तोगलू गोयमट्टा कर्नाटक में है और तोलू उम्बालट्टा आंध्र प्रदेश में प्रसिद्ध है। ठीक है, ये आपको यहाँ छाया पुतली दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है दस्ताना पुतली। दस्ताना पुतली को भुजा कर हवेली पुतली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु का करते हैं और उड़ीसा में ये नाटक है राधा कृष्ण कहानियों पर आधारित माना जाता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दस्ताना पुतली बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के विषय वस्तु बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है छड़ पुतली हो जाती है भाई। छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली से अलग छड़ में होती है, लेकिन उससे काफ़ी बड़ी होती है, नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है, उसी से संचालित की जाती है। पश्चिम बंगाल में, है ना, ओडिशा में और, है ना, पुतुल नाच यमपुरी ध्यान रखना है कहाँ की नृत्य है, तो बिहार की ये भी कठपुतली नृत्य होती है, ध्यान रखना है दोस्तों इस बात को आपको। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने पुतली के बारे में दोस्तों बात किया, आपके से कई सारी चीज़ों पर टॉपिक पे मैंने चर्चा किया। तो इस प्रकार जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा मत सोचिए कोई चैप्टर मैंने उठाया है, ये कोई चैप्टर नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है। ठीक है, और ये चैप्टर नहीं है, आप ऐसा मत सोचिएगा। ये मैंने क्या किया है कि करंट अफेयर जो है उससे मैंने इसको उठाया है। ठीक है, करंट अफेयर से मैंने उठाया है और जो प्रश्न ये सारे टॉपिक जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ, ये घटनाएं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घटित हुई हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के स्कीम्स में आई हों या उनकी मरम्मत की बातें हुई हों या उसमें कोई संशोधन हुआ हो या उसे किसी विशेष तौर से विशेष स्थिति में देखा गया है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब करेंगे और हमें मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और भी बहुत शानदार वीडियो लेकर आता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। रोजगार विद आदित्य को
एजुकेशनल चैनल है, फॉलो कर दीजिए और लाइक भी करिए, है ना, और सब्सक्राइब भी करिए, है ना, और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर देंगे। शेयर करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए मैं अच्छा वीडियो बनाकर लेते आता रहूँगा। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। सब तक लिए आपसे नमस्कार, धन्यवाद। अपने सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई शानदार तरीके से करते रहिए और ढेर सारा पानी पीजिए और मौसम से बचते रहिए, क्योंकि मौसम बदल रहा है, और आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। धन्यवाद।